अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पेशावर पहुंचे और पेशावर में एक बार फिर उन्होंने अपने वर्करों को, पार्लियामेंटेरियंस को यही कहा कि मैं इस्लामाबाद की कॉल बहुत जल्द देने वाला हूँ, आपने इसकी तैयारी करनी है। साथ ही साथ अपने वर्कर्स को यह भी कहा कि आप मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाके, अपने अपने इलाकों में जाके वहाँ के लोगों को मोटिवेट करें। उन्होंने क्या फरमाया, आज देखिए जरा। सपोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई। एक, हमने उस साजिश को फेल करना है। साजिश के जरिए इसी शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान को वापस लाया गया और अब ये सारे इदारे इस मुल्क के तबाह करेंगे। हम तुम्हारी इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा, पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बैठाया, अमेरिका को भी, कि ये एक आजाद मुल्क है, ये किसी का पुतला नहीं है। ये आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की इसी कॉल के ऊपर मजीद उनसे बात करते हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। असद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप लोगों को कंसर्न है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आप तनकीद करते हैं, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ के बाहर आप लोग उनके दफातर के बाहर एहतजाज भी करते हैं। यहाँ पे अमेरिका के हवाले से इतना ज़्यादा आप लोगों ने इसके बयानिया अपना प्रमोट किया कि जी उनकी वजह से जो है एक इम्पोर्टेड हुकूमत को यहाँ पे ला के बिठा दिया गया, लेकिन अभी तक अमरीकी सफारत खाने के बाहर आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? अच्छा, जो हमारा मुतालबा जो है ना वो कभी भी गैर मुल्कियों से होता नहीं। हम तो यही कहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत जो है वो हमें कबूल नहीं है। तो हम कभी भी अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी हुकूमत को नहीं बोलेंगे कि वो मुदाखलत करें, चाहे हम कितना भी खराब समझते हो उस हुकूमत को और हम उसकी जो है कानूनी हैसियत को ना मानते हो, उसके बावजूद हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि बाहर से मुदाखलत हो पाकिस्तान की। तो वहाँ पे तो कोई उनसे कोई मुतालबा करने का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, उनके जो काम किया उसके ऊपर मजम्मत जरूर करते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अपना आईनी इदारा है, हमारा हक बनता है उस पर तनकीद भी करना और उसे भी करना। अच्छा, इसमें असद उमर साहब, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि जी वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन माजी के अंदर इमरान खान साहब एक्चुअली इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो पूरा एतमाद का इजहार कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने ही लगाया था इसको, अपनी पसंद से हमने इसको लगाया था। जी, जो खैर हमारी कोई जाती पसंद से तो नहीं लगा था, वो ऑपोजिशन और हुकूमत, आपको पता है कि जो सिस्टम है उसके अंदर दोनों ने एक नाम के ऊपर एग्री करना होता है और उसी जरिए से ये किया गया था। तो ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों की उसके अंदर हामी शामिल थी। लेकिन इमरान खान साहब ने तो हमेशा वो चाहते हैं कि एक इदारे मजबूत हों, आज़ाद हों। वो तो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का कोई ऐसा बंदा लगा के वहाँ पे जाके जो कोई हमारा बंदा हो और हमारे लिए काम करे। लेकिन बिल्कुल तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर हामी शामिल थी। हमें कोई उनकी जात के साथ थोड़ी प्रॉब्लम। हमने तो उसके बाद उन्होंने फैसले किए, वो फैसलों में हमें तासुब नजर आया, उस फैसलों के अंदर हमें इंसाफ नहीं नजर आया और उन फैसलों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते रहे। और ये हुकूमत जब हमारी थी, ये उस वक्त से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं असद उमर साहब, ये एक मतलब आपकी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि कोई चाहे जज हो, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, सहाफ़ी हो, जो भी मुखालफत करे या आपके खिलाफ कोई बात करे या फैसला दे, तो एकदम उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि ले जी ये तो नून लीग के साथ मिल गया या मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया। ऐसा है नहीं। आपको याद हो, हम जब पैनामा की जब कैंपेन चल रही थी और उस वक्त हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे, तो हमारे जो पहली जजमेंट आई थी वो हमारे हक में नहीं आई थी। और आपको वो बड़ी मशहूर तस्वीर भी याद होगी, मुस्लिम लीग नून वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोला। उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब के जो आखिरी टाइम था उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद कानून बदलने की जरूरत पड़ी। आपने कभी एक लफ्ज नहीं सुना होगा हमसे उनके खिलाफ, खोसा साहब के खिलाफ बात करते हुए। और आपने जात जहां तक ताल्लुक है, जो करंट चीफ जस्टिस हैं, हमने इनके खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये मेरा आईनी हक है कि, और ये कानून कहता है कि आप जज की जात के ऊपर हमले नहीं कर सकते।
आप जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्कर भेज के मुस्लिम लीग नून की तरह धावा नहीं कर सकते। आप कोयटा बेंच बनाकर सिटिंग चीफ जस्टिस को मुस्लिम लीग नून की तरह रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा साहब, ये इसमें एक और भी एलिमेंट आता है, और जारी बात है आपके पार्टी के ही साथी हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो हमारे प्रोग्राम में वो तशरीफ लेकर आए तो उन्होंने फरमाया कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो आज हमारी हुकूमत होती। तो सर ये इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात क्यों खराब हुए, इसकी वजह क्या थी? अच्छा, ये तकरीबन हर प्रोग्राम में मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, हर दफा मैं यही जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी बहुत बड़े तजियाकार हैं, सियासी तजियाकार, बड़ी उनकी गहरी नजर है सियासत के ऊपर, मुझसे बहुत ज्यादा है। तो ये वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। हमारे ख्याल में तो जैसे हमने कहा बैरूनी मुदाखलत हुई, उसके अंदर जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, अभी की हुकूमत है, वो पूरे तरीके से उसके साथ शरीक हुए। हमारे ख्याल में तो तब्दीली इस वजह से आई। नहीं तो फवाद चौधरी साहब के की बात से अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो इन्होंने तो मतलब कोई छोटी बात नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी पार्टी की जानिब से कम इस पे कोई एक्शन लिया गया क्या? उनसे कोई सवाल पूछा गया कि जनाब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे दी? तो मैं एक्शन क्यों लेंगे यार, उनका तज्जिया है, उनके तज्जिया, वो भी आजाद राय रखते हैं तज्जिया करने की, मैं भी आजाद राय रखता हूं तज्जिया करने की। जमहूरी पार्टी है हमारी मंसूर। नहीं लेकिन सर ये तो आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप ये कहते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, ये तो उसको डायरेक्टली जाके हिट करता है, और लोग तो उसके बाद यही कह रहे हैं, खासतौर पे आपके ओपोनेंट्स, कि असल वजह तो ये थी कि आप लोगों के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब थे, वो सपोर्ट, वो जो सेम पेज का कल्चर था वो खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से अब आप लोग हुकूमत में नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये ऑपोजिशन वाले ये कह रहे हैं, उसमें तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए आपको। ये कौन सी ऑपोजिशन है? ये जरदारी साहब हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये फौज के बारे में बात कर रहे थे, बड़ी मशहूर तकरीर है, आपने भी सुनी होगी जी। नवाज शरीफ साहब नाम लेके सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग डीजीआई उस वक्त के जो थे, जलसों के अंदर उनके खिलाफ तकरीरें कर चुके हैं। पीटीएम जो कहती है ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो भी काबीना का इस वक्त हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस फौज को सिर्फ हमें ये बताना चाहिए कि हथियार कैसे फेंके जाते हैं और सरेंडर कैसे किया जाता है, इसके अलावा फौज को कोई बात नहीं। तो ये तो ऑपोजिशन की इनकी तारीख है, तो हमेशा इनको तो मौका मिले एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करने का, ये तो फौरन करते हैं। तो वो तो मेरे लिए कोई ताज्जुब नहीं है कि वो ये बात कह रहे हैं। ठीक नहीं, लेकिन आप क्या ये बात, मैं अगर ये कहूं वो ये स्टेटमेंट दुरुस्त होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसी तरह सेम पेज पे है जो 2018 या 2019 में थी? देखिए, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज था क्या? एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज था कौमी मामलात के लिए हुकूमती फैसलों को उनको अमल दरामद कराने के लिए, वो कोई सियासी इत्तेहाद तो था नहीं। तो वो तो बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये कह सकता हूं कि कौमी मामलात के अंदर जितने भी मामलात थे, जहां पर भी फौज की मदद की जरूरत पड़ी, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फौज को रिक्वेस्ट भी की, फौज ने भरपूर तरीके से उसकी मदद की। मैं तो खुद उसका बहुत बड़ा एक जीता जागता आपको गवाही दे सकता हूं एनसीओसी की शक्ल के अंदर। तो वो कोई एक पेज को सियासी थोड़ी था, वो सियासी इत्तेहाद थोड़ी बना हुआ था। जब तक हुकूमत में थे, जो कौम के इश्यूज थे उनके ऊपर जो काम होता था, चाहे वो कारके हो, रेकोडेक हो, एनसीओसी हो, तो पूरी तरीके से हमें बिल्कुल एक पेज पे हमें नजर आई फौज। नहीं लेकिन अब और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि यू वर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द होल थिंग, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन आपके अपने लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर जानना चाहते हैं कि क्या अक्टूबर में जो कुछ हुआ, जब एक नए DGISI का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद आपस में क्रैक्स आना शुरू होते हैं, आप खुद उसके अंदर एक किरदार अदा करते हैं उन क्रैक्स को एक्चुअली ठीक करने का, वो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था क्या उस एक सफ़े का या वन पेज का? देखिए, मैं वो फिर दोबारा बोलूं ना कि वो वन पेज जो था, वो वन पेज को सियासी था नहीं, वो वन पेज जो था वो तो कौमी इश्यूज के ऊपर था। जहां तक उसके बाद कोई क्रैक्स वगैरह की ताल्लुक है, हम भी बहुत सारी चेमगोइयां सुनते हैं। जिस वक्त डस्ट सेटल होगी, तारीख लिखी जाएगी तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान में हमेशा बाद में पता चल जाता है कि असल में हुआ क्या। इंतजार किया जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ चले जाएं, उसके बाद डस्ट सेटल होगी। वो तो खैर तारीख अपना वक्त खुद मुतय्यन करती है। कभी चीजें बहुत जल्द बाहर सामने आ जाती हैं, कभी बहुत अरसा लगता है सामने आने में। मैं जो हूं वो यकीन रखता हूं कि चेमगोई की बुनियाद के ऊपर, लोगों के जाती तज्जिए की बुनियाद के ऊपर मैं नतीजे नहीं अक्स करता हूं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं तज्जिए कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, सियासी मामलात की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हकीकत क्या थी, ये वक्त आएगा, तारीख बता देगी, खुल के सामने आ जाती हैं चीजें। सो मैं अगर मैं ये जुमला कहूं कि जनरल फैज के जाने से और जनरल नदीम के आने से
आपकी हुकूमत का आने जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये दुरुस्त होगा? देखिए, मेरे ख्याल में इनफरादी लोगों के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई जनरल नदीम अंजुम ने आके कोई एकदम से कोई पॉलिसी बदल दी, तो मेरे पास कोई शवाहिद नहीं मौजूद हैं जिससे मैं ये कह दूं। ठीक है। अच्छा, मजीद थोड़ा आगे चलते हैं, और चूंकि इस वक्त IMF के साथ टॉक्स भी चल रही हैं, आप खुद भी साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं। एक मिफ्ता इस्माइल साहब कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक एक्यूजिशन जो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर लगाई है वो ये है कि जी इन्होंने जाते जाते हमारे लिए जो ऐसे टाइम बॉम्ब्स फिट किए हैं कि आके हमारे पास ना उसके फंड्स थे। IMF की स्टेटमेंट भी यही कहती है कि जनाब इन लोगों ने जो सब्सिडीज दी हैं वो सब्सिडीज पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो उसके लिए पैसे ही मौजूद नहीं थे, उसके लिए फंड्स मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया और इसका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मिफ्ता, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये बड़ा बेरहम जमाना है। सारा पाकिस्तान देख रहा है आपकी तकरीर आज से चंद माह पहले की, जिसके अंदर आप कह रहे हैं 137 रुपए का पेट्रोल अगर 160 हो गया तो लोग कहां से पैसा लेके आएंगे, और पीडीएम जो है वो 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ाने की इजाजत देगी। भाईजान, इतनी लोगों की शॉर्ट मेमोरीज नहीं है। अच्छा, वो उनका सुन लें, शायद खाकान अब्बासी साहब जो अदरवाइज बड़े एक स्मार्ट आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, वो कह रहे थे पिछले साल के 70 रुपए का से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पेट्रोल की कीमत, अब वो कह रहे हैं कि 237 रुपए होनी चाहिए। तो इनका जवाब, इनके सवाल का जवाब इनकी अपनी बातों के अंदर मौजूद है। मैं असद उमर साहब, अब जारी बात है आपका भी इसी तरह एक माजी का वो जो बयान है वो बार बार लोग चलाते हैं कि जी 60 रुपए का होना चाहिए था, उसकी कैलकुलेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून आपके ऊपर भी तनकीद करती है। अगर हम ये कहें कि कल को अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो कैन यू इंश्योर के पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपए से नीचे आ जाएगी? क्या ये श्योरिटी दी जा सकती है, या फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके दौर में भी इंटरनेशनल प्राइसेस का दबाव था, आज भी इंटरनेशनल प्राइसेस का दबाव है? फैक्चुअल बात वो ये है। सर, ये पहली बात तो जो आपने पहली बात बोली ना कि वो मैंने कहा था इतने रुपए का, मैंने ये कभी भी नहीं कहा था। और वो एक बेचारा हमारा, चलो मैं उसका नाम नहीं लेता, वो शहीद हो चुका है, उसने सोशल मीडिया के ऊपर बोल दिया था कि आपने ये कहा था। मैंने फौरी तौर पर उसका जवाब दे दिया, पुराना अपना जो ट्वीट था वो लगा के कि ये मैंने कहा था, और मैं आज भी उसी बात पे खड़ा हूं। वो मेरी तनकीद ये थी कि टैक्सेशन का लेवल जो है इसाक डार साहब के वक्त में डीजल के ऊपर मैक्सिमम जो है 101% पे चला गया था, और पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो है वो तकरीबन 50% पे चला गया था। और मैंने तनकीद की, मैंने कहा था ये जरूरत से ज्यादा टैक्सेशन का लेवल है। आप पूरे तरीके इंसाफ के 3.5 साल उठा के देख लें, किसी वक्त भी उससे आधा भी नहीं हमारा हुआ टैक्स का लेवल। तो जो हमने तनकीद की थी हम उसी पर खड़े रहे। अब आप पूछ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्यों फैसला किया गया था और कैसे फैसला किया गया, और जो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं था। फैसला ये हुआ कि एक अनयूजुअल, एक गैर मामूली इजाफा नजर आया तेल की कीमतों के अंदर, और वो खास तौर पे जिस वक्त यूक्रेन और रूस की टेंशन शुरू हुई तो वो और भी ज्यादा जो है वो मसला ज्यादा बड़ा हो गया। और ज्यादातर जो तज्जियाकार थे उनका ख्याल ये था कि ये 3, 4, 5 माह तक ये चलेगा और उसके बाद जो है एक नॉर्मल की प्राइसेस वापस आ जाएंगी। तो क्योंकि पहले से एक दबाव था तो वजीर आजम ने ये फैसला किया कि क्योंकि ये एक महदूद अरसे के लिए है तो हमें कहीं ना कहीं से पैसा बचाकर इसको फाइनेंस करना चाहिए, और ये कीमत जो है हम ये कह दें कि जून के एंड तक हम नहीं करेंगे। और उस वक्त तक किसी को ये नहीं पता था कि मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये ऑपोजिशन की हुकूमत थी। हमने अपनी हुकूमत के लिए फैसला किया, उसके लिए आइडेंटिफाई किया गया, निशानदेही की गई कौन से अखराजात हैं जिनमें कमी की जाएगी जिससे इसको फाइनेंस किया जाएगा। फुल्ली फंडेड वो स्कीम बनाई गई। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया ये मुझे नहीं पता। हमने जो फैसला किया था उसकी ये लॉजिक थी और वो उसके लिए पैसे फराहम किए गए थे। IMF नहीं था खुश, लेकिन हमारी बात IMF की मानते नहीं थे। तो कितने फंड्स इसके लिए एलोकेट किए गए थे सर? सर इसका मुझे जहां तक शौकत तरीन ज्यादा बेहतर नंबर बता सकते हैं, मेरे ख्याल में 300 अरब रुपए के करीब के कोई नंबर बनता था टोटल। और गालबन ये सब कुछ जो था वो अगले बजट तक के लिए आप लोगों ने अनाउंस किया था, उससे आगे तो नहीं जाना था मामला? 30 जून तक। और जो मैंने कहा कि उसकी मंतक ये थी कि लोगों में यही अंदाजा था, इस दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही समझते थे कि ये एक एबनॉर्मल राइज है और जैसी सिचुएशन रशिया की और यूक्रेन की सेटल डाउन हो जाएगी तो ये कीमतें नीचे आ जाएंगी।
लास्ट क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल साइड, आप लोग बेसिकली खान साहब फरमा रहे हैं कि जी ईद के बाद जो है वो मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हो सकता है। ऑब्वियसली ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन असद उमर साहब आप नहीं समझते कि इस मतलब टाइमिंग ज़रा थोड़ी सी आप लोगों के लिए इट्स नॉट ऑन योर साइड? लास्ट टाइम अगस्त में आप लोगों ने शुरू किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कहानी गई थी। इस मतलब गर्मियाँ आगे काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो टाइम डजंट सीम टू बी ऑन योर साइड। देखिए जी, क्या फैसला करते हैं इमरान खान साहब और क्या शक्ल इख्तियार करता है और उसकी टाइमिंग क्या होती है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से आपने देख लिया होगा कि जो अमूमी तौर पर तमाम तज्जिए होते हैं वो तो सब के सब गलत साबित हो गए। जिस वक्त हम लोग की ये हुकूमत खत्म हुई है, तो उसके बाद जो अंदरूनी बातचीत थी वो ये हो रही थी कि जी अच्छा, रमजान के महीने में हम तैयारी करेंगे और ईद के बाद से हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो वो आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं और रमजान के महीने में हो रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त कौम खड़ी हुई है और हमें यकीन है कि वो जो भी कौम कॉल देंगे, कौम उसके ऊपर पूरा उतरेगी। कब वो कॉल देते हैं और वो क्या शक्ल इख्तियार करती है, फैसला वो खुद करेंगे। सो बेसिकली अभी तक ये कहा जा सकता है कि कम से कम धरने के हवाले से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि धरना होना है या नहीं होना। जी, क्या उसकी क्या शक्ल इख्तियार करेगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी, ये दोनों चीजें जो है उसूली तौर पे ये तो फैसला हो गया कि कॉल होगी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन चेयरमैन फैसला करेंगे कि क्या टाइम करना है उसका और क्या शक्ल इख्तियार करनी है उसके। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी होगा आईन और कानून के दायरे के अंदर रहता होगा, बिल्कुल पुरअमन होगा। और वैसे ही जाते जाते ऑन लाइटर साइड, इस मरतबा भी अंपायर की उंगली का इंतजार किया जाएगा? इस दफा जो अंपायर जो है ना, वो अब आपको पता है ना कि अब तो वो आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे चेक कर लेते हैं अंपायर। फैसला अंपायर पे नहीं छोड़ना पड़ता। थैंक यू सो मच असद उमर साहब, बहुत थैंक यू, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। असद उमर साहब की नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बात जो उन्होंने कही वो तो ये थी कि फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा था एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमारे अगर ठीक होते तो आज भी हमारी हुकूमत होती। उन्होंने कहा ये उनका नज़रिया है, मैं इस नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करता। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि 30 मई से पहले इलेक्शन करवाएं अगर खून रेजी से बचना है। और दूसरी जगह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज भी किया गया। तमाम मामला पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंवल शोज़ब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार सना बुचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना, थैंक यू सो मच। मैं आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो भी एहतजाज वगैरह हुआ है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के दफातर के बाहर, इवन दो अब इलेक्शन कमीशन ने कई ऐसे मतलब डिसीजंस हैं जो लग रहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल ऑर्डर दिया कि जी स्क्रूटनी जो है वो सबकी आप करें, 30 दिन की जो बार है वो नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन, इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अंडर अब क्या कोई अगले इंतखाबात हो सकते हैं, या इमरान खान साहब ने इतना डाउट क्रिएट कर दिया है कि अब कम से कम ये वाला इलेक्शन कमीशन अगले इंतखाबात नहीं करा सकता? हर बात में तजाद होता है और इस बात में भी तजाद है। एक तो बात यह कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इन्होंने आज अपनी प्रोटेस्ट करनी थी, जिसको रोका गया है हुकूमत की तरफ से। मेरा ख्याल है हुकूमत ने बहुत सारे कंटेनर्स लगाए हैं, जगह जगह पे बाज खड़े किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको नहीं करना चाहिए, उनको घबराना नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का आईनी हक है, वो इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उनके ऊपर जो बार बार सवालिया निशान लगा रहे हैं, ये बता दें कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का इंतखाब होता है, जो एक आईनी प्रोसेस है, उसको कौन करेगा? ये आप क्या टीवी पे आके बताएंगे कि यार ये वाली चॉइस मियां शहबाज शरीफ दे रहे हैं कि ये चाहिए इमरान खान साहब, फिर इमरान खान साहब एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे अच्छा ये वाला नाम सही है। मतलब ये एक पार्लियामेंट में होने वाला तरीका है जिसमें उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए और वो पार्लियामेंट में नहीं है। तो अब ये इलेक्शन अगर फौरी भी चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन तो जिस तरह है उसी तरह चलेगा। और अगर इन्होंने वही टाइम पीरियड जो कि 7 महीने का कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हम 7 माह बाद करेंगे, तब भी ये इस तरह का मुतालबा तो कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर पेशरफ नहीं कर सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। ठीक है, कंवल शोज़ब साहब भी हमारे साथ हैं। कंवल साहब, इस एहतजाज की ये जो कॉल दी गई थी, मेरे ख्याल में शायद रमज़ान भी था, दोपहर का टाइम भी था,
शायद इसलिए भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं देखा जा सका, काफ़ी कम क्राउड था निस्बतन, जिस तरह आप लोगों के जलसों में होता है काफ़ी क्राउड होता है उसके अंदर। मेरा यही सवाल सना बुच्चा साहिबा से था कि क्या इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अंडर अगले इंतखाबात अगर होते हैं आप लोग उसे कबूल करेंगे? आप लोगों को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मंसूर। क्राउड काफ़ी था, लेकिन क्राउड को जो मेन जगह बताई गई थी वो बंद कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन के कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो हम एहतजाज करना चाह रहे थे, वो सना साहिबा ने ठीक फरमाया है कि इतने कंटेनर लगाए गए थे कि सिंगल कंटेनर भी नहीं थे, ट्रिपल की दीवार बनाई गई थी। इतना खौफ देख के मुझे तो खैर काफ़ी खुशी हुई है कि एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर और उसके ऊपर तीसरा कंटेनर, और मुकम्मल जो है वो दीवारें बना दी गई इतनी बड़ी कि उस तरफ नज़र भी ना आ सके। सो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतना खौफ किस बात का है। और इलेक्शन कमिश्नर साहब तो अंदर बैठे हुए होते हैं, बाहर एहतजाज करना तो हमारा, और हमारे एहतजाज अब तक करोड़ों लोग भी बाहर निकले हैं तो पुरअमन रहे हैं, कोई एक पटाखा भी नहीं फूटा, किसी ने किसी को मारपीट नहीं की। एक्चुअली कंवल साहब, आज ही आपके 2 एमएनएस तो आप लोगों के एहतजाज की वजह से अरेस्ट हुए हैं। जी, मैं उस पर भी आ रही हूँ। मैं अभी उसी तरफ आ रही हूँ। देखें, एहतजाज का मकसद ही यही था कि जो मुनहरिफ अरकान है उनके ऊपर जो 63A का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने भी बड़े सुकून से वो हॉर्स एंड कैटल शो देखा जो सिंध हाउस में लगा हुआ था। मुझे हैरत हो रही है कि जो 2 मेंबरान ने एहतजाज किया था वो इतना बड़ा गुनाह है कि उनको तो पकड़ के पुलिस 2 मिनट में ले गई, लेकिन जिधर हो रहा था एहतजाज और जिस सिलसिले में हो रहा था वो माशाल्लाह सारी दुनिया को काबिल कबूल है। जहां मंडियां लगती रही, ज़मीर बिकते रहे, ना अदालत उसको सीरियस लेने को तैयार है, वो भी पेंडिंग पे डाल रही है। वैसे यहाँ माशाल्लाह एक नई रिवायत कायम हुई है। 130 नंबर पे आने वाला हमारा जो कानून का सिस्टम है उसने हैरान कर दिया सबको जब रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। तो अब हम शायद इस तरफ जा रहे हैं कि हम दिन रात मेरे ख्याल में अदालत लगाया करेंगे, और जितने 9 लाख के करीब पेंडिंग केसेस हैं उम्मीद है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा दोनों इस मामले को जल्दी निपटाएं। खास तौर पे आप देखें कस्टम के ही अगर आप वो देख लें तो 70 अरब रुपए के जो काफ़ी केसेस हैं वो पैसे फंसे हुए हैं और 10 साल से एक भी हेयरिंग नहीं हुई है। तो इस मौजूदा निज़ाम में जिस तरह ये सना फरमा रही थी, इलेक्शन कमीशन में तकरीरियाँ तो पहले ही पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 अरकान है, 5 होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब को मेरा ये मुअद्दबाना मशवरा है कि अगर उन्होंने सियासत करनी है और पीडीएम के फोरम से करनी है तो ये आइनी और कानूनी इदारे का फोरम प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। आपकी बाइसनेस इसलिए नज़र आती है कि रात के 3 बजे आप डस्का के लिए नोटिस ले लेते हैं, लेकिन जहां आपको रिक्वेस्ट की जाती है वो मामला आप लटकाते जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी की मैं खुद पिटिशनर हूँ, हमने उनको सारी वीडियोस 3-3 दफ़ा दिखाई, हमने उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जहां वो मान रहे हैं उनके बेटे के हाँ ये मेरी आवाज़ है, ये मैं ही हूँ। तो वो वहाँ बैठे हुए मोहतरम जो हजरात हैं वो कहते जी हमें तो मालूम नहीं, हमें तो आप कैसे प्रूव करेंगे, इसका ये होना चाहिए। इसी में ही जो हमारे दोनों गवाहान हैं उन्होंने भी जाके एफिडेविट जमा कराए, लेकिन वो फिर मामला अभी पेंडिंग है, उसकी हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया, सिर्फ फैसला आना है और वो भी हमें पूरा यकीन है कि फैसला जो आने वाला है। एक साइडेड अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो आईनी कानूनी इदारा है इसके इस्तेहकाक को मजरू ना करें, इसके किरदार को परागंदा ना करें, और आपका जो एहतसाब और जो इंसाफ है वो नजर आना चाहिए ना। एक तरफ आपका टिल्ट और आधी रात को नोटिसेस और फिर जो काम आपका आईनी है कि आपने फ्रेश इलेक्शंस कराने थे। ठीक, आ गया आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब, ये सारी सर ये जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस बात का डर था सर, ये 3-3 कंटेनर लगाने की आखिर क्या जरूरत थी? वो तो बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और दूसरी बात यह कि जो शको शुबहात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखा रही है, बता रही है कि जी हमने कई दफ़ा अपीलें की लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती। जब तमाम सियासी जमातों का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं होगा तो वो अगला इलेक्शन किस तरह मुनक्किद कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि हमारी मामला ठीक नहीं थे अपोजिशन के साथ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्री था वो इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि इस तरह से किया जाए, तो मेरे भी ये पसंदीदा था। शेख रशीद साहब ने भी इनकी बड़ी तारीफ की थी और इससे अच्छा आदमी कोई था नहीं, बल्कि शेख रशीद ने तो यहाँ तक कहा था कि इनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। तो हमने देखा कि ये बहुत ही मुनासिब आदमी है और इस पर अपोजिशन ने भी कोई इतराज़ात नहीं किए, तो हमने उनको तैनात कर दिया। तो कल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके बहुत ही पसंदीदा और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अवेलेबल इन पाकिस्तान थे।
आज चूंकि वो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी कानूनी जिम्मेदारियों और तकादों के तहत जो एक एप्लीकेशन और जो एक मुकदमा गुज़श्ता 7-8 साल से ज़ेर अल्तवा है, उसके हवाले से अगर वो फैसला करना चाहते हैं और अगर झूठा मुकदमा है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो जनाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप कर लेने देना उनको फैसला। आपको अब रह गया कि हमने कंटेनर और तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा हुआ है कि शैतान को रमज़ान में बंद किया जाता है। तो अगर सियासी शैतानों को कंटेनर लगा के रोका गया तो क्या गुनाह कर दिया हमने? नहीं, हमने तो निहाल साहब किसी भी सियासी वर्कर के लिए सर ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मतलब सियासी वर्कर सड़कों पे, सियासी वर्कर अलग चीज है, सियासी शैतान अलग चीज है, दोनों में बड़ा फर्क है मेरे भाई। मंसूर भाई प्लीज दोनों को ना मिलाइए। सियासी वर्कर तो बड़े अजीम लोग होते हैं जो जद्दोजहद करते हैं आम लोगों के हुकूक के लिए, मगर सियासी शैतान ऐसे लोग होते हैं कि गेट 4 पे भी आते हैं, गेट 6 पे भी आते हैं, और कभी बेचारे वो कहते हैं कि जला दो, आग लगाओ, मार दो, मिटा दो, बर्बाद कर दो। ये तो नीला गुंबद में आपने देखा होगा मंसूर भाई, 2014 में कैसे कैसे सियासी शैतान खड़े हुए थे। और इस तरह कोई अपने घर को, अपने मुल्क को आग लगाने को कहेगा, कोई अपने नौजवानों को कहेगा कि गिरा दो, मार दो, जला दो, उड़ा दो। तो मैंने कोई गैर सियासी बात तो नहीं की है, गैर पार्लिमानी बात भी नहीं की है। ठीक, एक नाज़रीन मैं ब्रेक लेता हूं। आज इमरान साहब जब खिताब कर रहे थे, मैंने प्रोग्राम के शुरू के अंदर दिखाया भी, उन्होंने पेशावर के अंदर खिताब किया अपने वर्करों को। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने तबलीग के लिए निकलना है, ये जो तुम बाहर निकल रहे हो ये तुम तबलीग करो, जाके गली कूचों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जाके वहाँ पे लोगों को बताओ कि नेकी और बदी का जो डिफरेंस है वो बताओ, और ये किसी तबलीग से कम नहीं है। क्या इस किस्म के अहकामात देना, क्या इस किस्म की बात कहना ठीक है, सियासी तौर पे जायज़ है? मजीद इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब का आज का खिताब, पेशावर के अंदर वो मौजूद थे और वहाँ पे अपने वर्करों से और अपने पार्लियामेंटेरियन से वो खिताब कर रहे थे। सना बुच्चा साहबा, एक एतराज़ जो उठाया जाता है वो बार बार इस बात का है कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल। आज इमरान खान साहब ने अपने इस खिताब के अंदर ये बात कही कि जी तुम लोगों ने तबलीग करने के लिए बाहर निकलना है। ये सियासी मामलात को इस चीज़ के साथ जोड़ देना क्या ठीक है, क्या कहा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे दीगर मजहबी जमातें भी हैं, वो भी कुछ ऐसी ही बातें करती हैं, तो क्या अगर इमरान खान साहब भी कर दें तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? देखिए, जो लोग ज़ेरे साया होते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ के, वो उनकी ट्रेड्स लेते हैं। आप देख लीजिए, मेमो गेट से इन्होंने लेटर गेट निकाला, वो जनरल पाशा की मेहरबानी है, उन्होंने उसको सिखाया, उन्होंने बताया। अब ये जो तबलीग की बात करें, अगर ये ताहिरुल कादरी और रायवन तक ही इसको महदूद रहने दें तो वो अपना काम मेरा ख्याल ठीक कर रहे हैं, ये इसमें ना पड़े। लेकिन खैर, वो ताहिरुल कादरी साहब का जो पूरा क्राउड है उसकी भी उन्होंने कमी पूरी करनी है। जो तहरीक लब्बैक ने इनका बड़ा साथ दिया 2014 में, 2016 में, तो वो उनकी भी इन्होंने कमी पूरी करनी है। तो जाहिर है कि मौलाना फजल रहमान और अब इमरान खान में सिर्फ अब एक फ़र्क रह गया, उन्होंने मदारिस नहीं खोले। खान साहब अब मदारिस भी खोल लें तो अब जाहिर है कि हर कोई फिर यही करेगा। तो अगर उन्होंने वाकई तबलीग करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इस तरह तो नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि खान साहब का मसला क्या है, खान साहब क्या चाहते हैं? इलेक्शन कमिश्नर चला जाए, उनके अदलिया फाल ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, उनको सिल्वर प्लेटर पे प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी जाए। और आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो असद उमर साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब का अपना ख्याल हो सकता है, तो महमूद रशीद साहब उस दिन मेरे प्रोग्राम में आए थे, उसी दिन जिस दिन फवाद चौधरी ने आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू की, और मैंने आप ही की प्रोग्राम का हवाला देते हुए उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी अब जिस तरह से पब्लिक हमारे साथ निकल आई है, इनके भी दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से पहले में हमारे और एस्टैब्लिशमेंट का दिमाग ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक हमारे लिए निकली है अब एस्टैब्लिशमेंट का भी दिमाग ठीक हो जाएगा। और उन्होंने इस बात की तायीद की कि पहले गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, दूर भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा अभी गलत फहमियाँ कायम है या दूर हो गई हैं? तो उन्होंने कहा अभी तक तो हैं। और कल राना तनवीर साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि अब बहुत मेहरबानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अब हमारे ताल्लुकात कम से कम एस्टैब्लिशमेंट से बड़े अच्छे हो गए हैं।
तो ये जिसको मीर जाफर उन्होंने कहा लाहौर में, किनको कहा ये इनको अच्छी तरह पता है। तो बेसिकली जिस मीर जाफर का ये जिक्र करते हैं उनसे तो ये रोज फोन पर गुफ्तगू भी करते रहे हैं, तो क्या ये उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं बता सकते? और क्या अब अनडू कर देंगे उनके लिए? मुझे बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन चेंज कर दें, बाकी इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दें। ये अदालत आलिया के हवाले से बात कर रही हैं, 2 रुकनी बेंच का फैसला इनके हक में आया है, 30 दिन का कदगन हट गई है, तो ये उस कोर्ट को अप्रिशिएट भी कर लें। जो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और रमीन इमरान खान साहब को कहा था, उस कोर्ट को भी अप्रिशिएट कर लें। ये तो अजीब मजाक है, ये तो हर पार्टी को होता है जिसके हक में फैसला नहीं आता वो यही कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे इसलिए निकाला। लेकिन खान साहब का मसला यह है कि मुझे इसलिए निकाला, अब मुझे वापस ले आओ। अब खान साहब मुझे बता दें या किसी को भी बता दें कि रोड टू नोवेयर कैसे रोड टू प्राइम मिनिस्टरशिप होगी, कैसे होगी? क्योंकि अब तो मामला ये सारा जो है ये मामला खुल गया है। अब एक इंटरिम सेटअप आएगा, अगर अर्ली इलेक्शंस कॉल भी हो जाते हैं उसके बाद एक इंटरिम सेटअप बनना है। आप उसमें तो है ही नहीं, अब आपको उसमें से नहीं होगी, आपको उससे भी एतराज होगा, फिर इलेक्शंस होंगी, फिर आपको उससे भी एतराज होगा। तो बेसिकली खान साहब का मसला इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, उनका मसला अर्ली इलेक्शन भी नहीं है, उनका मसला सिर्फ ये है कि मेरे बजाय किसी और को ये कुर्सी क्यों दी और ये डील क्यों हुई और ये डील क्यों मिली। और अभी तो नवाज शरीफ में वापस आने, मुझे तो लग रहा है खान साहब को जरा थोड़ा सा, अभी तो बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं खान साहब को, फिर किस किस पब्लिक को किस किस फोरम पे जमा करेंगे और किस किस चीज के लिए जमा करेंगे। और प्लीज ये खाना जंगी, ये खून रेजी, ये 2 तरफा होती है। ये कोई हुकूमत पर मुसल्लत, हुकूमतें मुसल्लत होती हैं, खाना जंगी 2 तरफा होती है। इसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है और सबसे बढ़कर मुल्क का नुकसान है। तो ये बातें इनको नहीं करनी चाहिए। कंवल शोसफ साहबा, क्या ये हकीकत है, ये जिसका तस्करा सना बुच्चा साहिबा कर रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो है वो आप लोग ये समझते हैं कि वो पहले आप लोगों के साथ नहीं थी, लेकिन अब पब्लिक प्रेशर आने की वजह से जो है वो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है वो किसी तरह ठीक हो जाए? क्या ये हकीकत है? अच्छा मंसूर, मैंने तो 2 लोगों का जवाब देना है, दोनों के ऑलमोस्ट एक ही जैसे व्यूज़ हैं। तो जो सियासी इबलीस जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, अगर वो वापस आएंगे तो यकीनन पूरा पाकिस्तान ही एहतजाज करेगा। और जिन याजूज माजूज को अनलीश किया है इनके बैरूनी आकाओं ने, जिनको ये कह रही हैं कॉन्स्पिरेसी लेकर आ गई लेटर गेट की सूरत में, तो वो तो साजिश भी हुई और मुदाखलत तो मानी गई है। तो ये सियासी याजूज माजूज जिनको अनलीश करके पाकिस्तान पे छोड़ दिया गया है, जो दोनों साइडों से पाकिस्तान को चाटना और खाना शुरू हो गए हैं, वो आपके सामने। मैं सिर्फ रिकैप कर दूं, महंगाई मार्च स्टार्ट की गई, महंगाई का रोना रोया गया, महंगाई का शोर और प्रोपेगेंडा किया गया कि जी एक हुकूमत फेल होगी है, हमने महंगाई करनी है और इमरान खान को हटाना है, चलें ठीक है। उसके नतीजे में जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाया गया, उसने आवाम का और सबका अभाम अगर कहीं रहता भी था तो वो भी निकाल दिया है कि साजिश भी हुई और मुदाखलत भी हुई। आज पाकिस्तान में 4 साल के 5 साल के बच्चे को भी बात समझ आ रही है कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली थी, आधी रात को प्रिजन वैन्स क्यों मंगाई गई थी। हमने कोई कत्ल तो नहीं किए थे, हम तो असेंबली में बैठे हुए थे। और माइक्रो मैनेजमेंट क्यों की गई, किस स्पीकर ने, आज तक स्पीकर को इस तरह से बताया जाता है कि जनाब इतने बज के इतने मिनट से ऊपर आप गए तो कंटेम्प्ट लगेगी, और जो कंटेम्प्ट अभी लगी नहीं थी उसके लिए प्रीएम्प्ट करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट अदालतों को अदालत के हवाले से आप कह रही हैं माइक्रो मैनेजमेंट की गई? बिल्कुल, अदालत ने, देखिए फैसला आया है ना, फैसले पे तो हम बात कर सकते हैं, मैं तो किसी अदालत को बुरा नहीं कह रही। अदालत सही फैसला, अच्छा फैसला देती है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस पर अदालत का तो काम यह है कि वो फैसले ठीक बुनियाद पर दें। उसी अदालत ने बुला के शहबाज शरीफ साहब को सुना, उन्होंने बिलावल की तकरीर सुनी, उसकी बड़ी अप्रिसिएशन की, तो इमरान खान को क्यों नहीं बुला के सुना? और जो कंटेम्प्ट लगी नहीं, हुई नहीं, जो कमिट हुआ ही नहीं था, उसके लिए वो पहले से एंटिसिपेशन में रात को छुट्टी वाले दिन खोल के बैठ गए। याद कराती चलो, उसी दिन दोपहर को 1 बजे जब रिव्यू पिटीशन के लिए पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से वकला गए थे तो बताया गया कि अदालत का दरवाजा बंद है, तो रात को 12 बजे क्यों खुला था? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो हम अगर कहते हैं कि जुडिशल कू माजरत के साथ हुआ है, तो उसमें आप देख लें पूरे पाकिस्तान में 5 दिनों में आर्टिकल 69 भी याद कर लिया। कंवल साहब, माजरत के साथ आप नेशनल टेलीविजन पे बैठी हुई हैं, आप बहुत सवेर एक्यूजेशन लगा रही हैं, मैं नहीं जानता, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं तो फैसले पे, मेरी बात सुनना मंसूर, 1 मिनट सबर, जुडिशल कू का लफ्ज मैंने कोई असेंबली के, मेरी बात सुन लेना, मैंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, श्री मजारी साहिबा ने भी इसका रेफरेंस दिया। मैं तो एक आपको कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, जो अभी सना साहिबा कह रही थी कि क्यों आप इन अदालतों का अप्रिशिएट नहीं करते, क्यों निकाला मुझे 5 जजेस के खिलाफ जो मुहिम चली थी जीटी रोड पे, वो अल्लाह का शुक्र हम में से किसी ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हम में से किसी ने
ने नहीं किए, डंडे सोटे लेके हम नहीं चढ़े, लेकिन फैसला जो आया है उस पर एतराज है और उस पर एतराज करना हमारा हक है। क्यों रूलिंग 5 को जो है वो नहीं डिस्कस किया गया? अच्छा, आप ये इन्होंने कहा है सना साहिबा ने भी। एक मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, आपको ही मौका दूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं निहाल हाशमी साहब के पास जाता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कंवल शोजब साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, ब्रेक से पहले मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। कंवल शोजब साहिबा, आप लोग बार बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया आखिरी उसकी लाइन बाहर सीधा कहती है देयर हैज बीन नो फॉरेन कंस्पिरेसी। उसके बाद अब आप लोग किस तरह अपने नैरेटिव को बिल्ड करेंगे? तो लेटर जो आया हुआ है साइफर जिसको कहते हैं उसको पब्लिक कर दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर ऐसा ये तो जाली है, मरियम साहिबा तो तमाम इदारों पे अटैक करने वाली मरियम बीबी ने यही कहा था, बिलावल ने ये कहा था, तो खोल देना। अगर उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो जाली था बकौल इनके, निकालें। अब क्यों नहीं इसको सामने रखते? अब क्यों डर नहीं हो सकता? पब्लिक आप जानती हैं इस बात। सीक्रेट एक्ट तो तब लगता है ना कि अगर साइफर असली होता, ये तो कहते थे कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो खुद से लिख के ले आए, तो इसका मतलब है कि असली भी है। 37वीं चेयर की थी वजीर आजम इमरान खान ने, 38वीं की है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने। कॉन्स्पिरेसी कभी लिख के दी जाती है कि आपको इतला किया जाता है कि साजिश हो रही है। जो सब कुछ कहा था उन्होंने वो सब, लेकिन इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा था कि हमें लिखकर धमकी दी गई है। उन्होंने कहा हमें लिखकर, नहीं एक बात तो सुने ना, इमरान खान साहब ने एक्चुअली ये कहा था कि हमें लिखकर धमकी दी गई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे वजीर आजम बना दो, बिल्कुल नहीं कहते। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड वजीर आजम को रात के अंधेरे में शब खून मार के और अमेरिका के We are going somewhere else, कंवल साहिबा, we are going somewhere else, कंवल साहिबा, we are going somewhere else। मैं ये पूछ रहा हूँ, हर तरह के तमाशे, कंवल साहिबा, मैं कोई और सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान ने फिर 7 महीने का टाइम क्यों दे दिया? कंवल साहिबा, मैं आपसे कुछ और सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मंसूर एक जुमला सुन लें। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए ना प्लीज, हम कहीं और तो नहीं हम जा सकते ना। You have to stick with the question। ना मुझे आपकी टाइम 10 सेकंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, उस पर उसका जवाब दीजिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने पहले खिताब में एक्चुअली ये कहा था कि मुझे खत लिखकर धमकी दी गई है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड। बाद में पता चला कि नहीं, वो खत लिखकर धमकी नहीं दी गई थी, एक्चुअली वो एक साइफर है जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो उसमें धमकी तो है, उसमें किसी ने लिखकर तो नहीं दी थी ना आपके इंट्रूजन। मैं तो साफ कह रही हूँ मंसूर, अगर अभी भी उसमें है या नहीं है कि अगर डिस्कशन है तो बाहर निकाल लें, पब्लिक कर दें, खोल दें। क्यों सुप्रीम कोर्ट उससे चश्म पोशी कर रही है? हमने तो अदालत में भी भेज दिया, हमने तो असेंबली में भी रखवा दिया, खोलें ना अब उसको। तो ये सब के सभी इसमें और एक चीज और, ये सब के सब इसमें मुलविस हैं। बिलावल ने अपनी महंगाई मार्च करके कहा था इलेक्शन अनाउंस करें। अब ये इलेक्शनों से भागना क्यों शुरू हो गया? निहाल हाशमी साहब जवाब दें। मैं समझ गया जी, आगे आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब इसका जवाब दें। एक तो आप इसको पब्लिक नहीं करते, जो एग्जीक्यूट हुआ ना पाकिस्तान में, इस पे बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, मंसूर साहब, इन्होंने कौन सा नवाज शरीफ की तरह एटमी धमाका किया कि पूरे दुनिया के सरबराह हुकूमत इनको फोन कर रहे हो, रोक रहे हो, मना कर रहे हो, लालच दे रहे हो? इन्होंने कौन सा मिसाइल प्रोग्राम इस मुल्क में लाया? इन्होंने कौन सा सीपैक इस मुल्क में लाया? इन्होंने कौन गोइंग ऑफ टॉपिक सर, वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक। मेरा सवाल कुछ और था। मेरी बात सुनिए। नहीं, इमरान खान, देखिए इमरान खान का निहाल साहब, यू हैव टू स्टिक विद माय क्वेश्चन। इस तरह नहीं निहाल साहब, देखिए दूसरी वो आपसे कह रही हैं कि आप इसको पब्लिक कर दें, इशू रिजॉल्व कर दें, आप पब्लिक कर दें इसको। कर देंगे, हम पब्लिक कर देंगे, मगर एक नेशनल सिक्योरिटी भी तो कोई चीज होती है ना। ये जो है, ये कहते हैं ना हम अमेरिका के दुश्मन है, ना इंडिया के दुश्मन है, ना यूरोप के दुश्मन है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन, स्टेट बैंक का गवर्नर अमेरिकन, वजीर खजाना अमेरिकन, वजीर पेट्रोलियम अमेरिकन, और इनका तर्जुमान है अमेरिका। ये झूठ, ये वो लोग हैं, ये वो शैतान का चरखा है। नहीं सर, आप जितना भी घुमाएंगे इससे शैतानी अमल ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा, निहाल हाशमी साहब और बुचा साहिबा। कल नाज़रीन दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।